मेरी नाम रिया है। हम दो बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन सीमा की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों में उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजा जी विवाह के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे कि रिया, रोने की क्या बात है, शादी तो अर्धी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब भी दिल चाहे ना मेरे घर चली आना। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर चली गई। जीजा जी कहने लगे, जब भी तुम अपने बहन के पास आओगी ना, मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में एक अरमान जग गया था कि कब मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गए, लेकिन मैं उन शहर में नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और जीजा जी भी उनके साथ आए थे। वो बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितना दिन वो हमारे घर पे रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मेरे लिए सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गई थी। एक हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। बहुत दिन बाद हमारे घर में ऐसी कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आने को कहा, तो वह कहने लगी कि मेरे पति मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है और डॉक्टर ने भी लंबा सफ़र करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती तो जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी होती। वैसे भी 1-2 महीने की तो बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं रिया को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे घर की कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी खुश हो गई और कहने लगी, रिया को अकेले ना भेजना। अपने पति को मैंने कहा है, वो लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश कर रही थी और ना जाने कितना बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैंने उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर में आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक सास ससुर और जीजा ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद की झंझट ही नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे थे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। जीजू का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने करवाया था। मेरे उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से ज़्यादातर दीदी बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर का काम मैं संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोवा लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी
और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरा होश ही उड़ गया। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई तो छुप छुप कर मुझे देख रहा है। यह बात मेरे होश उड़ा देने वाली थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहाँ दीदी और जीजा आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ गए और कहने लगे, अंदर आ जाओ रिया, दरवाजे पे क्यों रुक गई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करनी चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यही बात बना दी। मैं दीदी को दूध के लिए पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब मैं बाकी जो भी काम होंगे मैं जूही से कह दूँगी। मैं अपने कमरे के पास आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉज में वापस लौट कर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उनकी ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। मैं घबराकर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जगते जगते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वह इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे हैं? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो बहम था यह हकीकत था। कोई देख भी रहा था कि वह दीदी के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान किया था। मेरी सारी रात आंखें ही आंखें में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे कि रिया, मैं शाम को जल्दी आऊँगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊँगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, जीजा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं जीजू का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। जीजू मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कही ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैंने बहुत खुश थी कि, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों के लिए मेहमान है। उस रात मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो कहने लगी कि रिया, तुम परेशान ना हो, जीजू अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, जीजू जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टच जला दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास से बैठकर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम बहुत पागल हो, ज़रा से भी अंधेरा में घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूदा था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तेरे जीजू तेरे साथ मेरे कमरे में हैं और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं हैं। अंधेरे की वजह से तू डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूदा था, लेकिन वो कौन हो सकता है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई थी।
अगर जीजू दीदी के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाली नज़र और अब कमरे में किसी की मौजूदगी की एहसास। मैं पूरा डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रह कर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजू कमरे में आए तो देखकर कहने लगे, देखा सीमा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चले जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, अगर मैं गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई थी। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह, किसी भी बहाने से मैं अपने घर लौट जाऊं। जो भी था ये मेरा बहम नहीं था। इस बात का जब मुझे बहुत तरह से यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन जीजू किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से लौट आए। उस वक्त दीदी दवाइयाँ खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मगर जीजू ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और भी पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने की दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी तो जीजू ने कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा के यह शब्द से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा। वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, पहले उसे कभी नहीं देखा था। मैंने तो उन्हें अपना भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत का दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर नहीं किया था। जीजू बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस भी चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल के लिए यहाँ फिर नहीं रुकने वाली हूँ। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई, वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा जी का सारी बात उनको बता पाऊँ। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रोकर अपनी आंखें सुलझा ली है, तो फिक्र न करो, शाम को मैं ही होला के साथ तुम्हें वापस भेज दूँगी। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और फिर कुछ देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, रिया तुम मुझे छोड़कर ना जाओ ना, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल रखा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो
और मेरे बच्चे मैं ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी मैंने कुछ दिनों रुकने के लिए फ़ैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई थी, मुझे गले से लगा लिया। तब तक जीजा जी भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर जीजा जी भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि तुम अपने दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ। मैं किचन में जाकर अनार का जूस बना रही थी कि एक बार फिर जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने जीजू के धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचने बिना उन्हें सब कुछ जीजा के बारे में बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 16 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेला नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा, ये सब क्या है, क्या कर रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझसे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और बोलने लगी, देखो रिया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तेरे जीजू का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ भी तेरे जीजू तुमसे चाहते हैं वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप ही की बहन पर नज़र जमाए बैठा है? वो आपको और आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें अपने जीजू के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजू बाप बनने वाले हैं। दीदी बोली, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ बुलाया गया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और जीजू को एक बच्चा दे सको। तेरे जीजू किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे। माँ का करना माँ, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। अब तुम कौन सी मेरी सगी बहन हो। मैं अपनी पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही गर्भवती हो और मेरी और मेरे पति की ज़िंदगी में एक बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने जीजू के साथ ज़बरदस्ती करने का उसके इल्ज़ाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने अपनी सगी बहन ही समझा था। कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा, ये मेरे गुनाह में भी नहीं था
मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में ढकेलने की कोशिश की तो मैंने खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल कर आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को बुला लेंगे। जीजा गुजर से अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वो कहने लगे, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जब तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर लौट जाओ। ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदर बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने जीजा के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिला लिया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे बात पर दीदी को हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस आ रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। ये उन्होंने सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझे, इसलिए बेटी ने उनके प्यार का ये सिला दिया। और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो विनय जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द का अपना भाई समझ रखा। बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब हो रहा है। इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर अंधविश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, अपने प्यार से होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कीजिए। और भी माँ बेटी के इमोशनल बड़ी कहानियाँ हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगी। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।